हेलो। कैसे हैं आप लोग? कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाने के कारण आपके बीच या आपका बहुप्रतीक्षित जो वीडियो था वह थोड़ा लेट में जा रहा है। इसके लिए हमें खेद है। और ये जो टॉपिक है आपके बीच एक सीरीज है, ये पॉलिटी की एक सीरीज है जिसमें लगभग 500 क्वेश्चन होंगे। और मेरी समझ से यह आपके लिए अत्यधिक ही बेनिफिशियल होगा। क्यों? उसका कारण ये है कि ये स्कैटर्ड नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू टॉपिक है। जैसे आज हम लोग जो कवर करेंगे इसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म, पॉलिटिकल रजिस्ट्रेशन एंड सिस्टम्स, ठीक है, और फ्यू इम्पोर्टेंट कमीशंस के बारे में पढ़ेंगे। और भी कुछ चीज़ें हैं जिसे हम लोग अंदर देखेंगे। तो आइए हम लोग मेहनत करते हैं और सफलता की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज आप ये देखिए, ये एंटी डिफेक्शन की बात कर रहा है, मतलब पार्टी पॉलिटिक्स से आ गया ये। तो इसमें पहली बात आपके सामने क्या कहा गया? इसमें पहली बात आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ एट द नेशनल लेवल इन इंडिया, विच स्टेट वॉज द फर्स्ट टू अडॉप्ट इट? ठीक है, भारत में दल परिवर्तन विरोधी विधि को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने से पहले किस राज्य ने सर्वप्रथम इसे अपनाया था? एग्जैक्टली दल बदल का क्या मतलब आप जानते हैं। आज किसी दल में है, कल किसी और दल में, परसों किसी और दल में, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं अवसरवाद, जहां लाभ वहीं घुस गए। तो ऐसी स्थिति में किसी भी पार्टी का सत्ता पर रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसकी जो प्रक्रिया की शुरुआत होती है ये हरियाणा से होती है। हरियाणा में एक बंदा है गया लाल, और गया लाल ने एक ही दिन में 3 पार्टियों को ज्वाइन कर लिया। कभी इसको छोड़ा, फिर उसमें घुस गए, फिर उसको छोड़ा, उसमें घुस गए। ऐसी स्थिति में इसके निदान के लिए पहली बार राष्ट्रीय लेवल पर अगर किसी ने पहल किया था तो वो थे प्रधानमंत्री राजीव गांधी, एजिनेटेड और लवलीस्ट प्राइम मिनिस्टर्स राजीव गांधी। तो जो राजीव गांधी सर थे उन्होंने क्या किया कि दल बदल को रोकने के लिए फरवरी 1985 में एक बिल लेकर आते हैं। ठीक है, और वो क्या, कौन सा बिल है? एंटी डिफेक्शन बिल। और क्लियर, और इसी को कानूनी रूप देने के लिए इन्होंने 52 या 52वां, ठीक है, अमेंडमेंट, संशोधन लाया था। ठीक है, कौन सा संशोधन है ये? 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इसी के तहत क्या हो गया? एंटी डिफेक्शन लॉ आ गया। ठीक है, और इस एंटी डिफेक्शन लॉ को 10वीं अनुसूची ए शेड्यूल में डाल दिया गया। क्लियर? लेकिन यह बात हो रही है 1985 में। लेकिन क्वेश्चन तो ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि ये तो इंडिया के पार्लियामेंट में बन रहा है, परंतु इंडिया के पार्लियामेंट में बनने से पहले भारत के किस राज्य में की विधानसभा ने एंटी डिफेक्शन बिल को पारित किया था और लागू किया था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू कश्मीर। तो आप समझ गए कि 1985 में ये नेशनल लेवल पर बन रहा है, लेकिन इन 1979 इसे जेके ने पहली बार इम्पोज कर दिया था। तो आपका ये आंसर हो गया। अब आप
आगे की बात करिए। आगे भी इसी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आप एक बात देखिए जरा कि अभी जो हम नरेशन कर रहे थे, इस मैटर को एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उसमें तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, कि दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। तो ये तो आपने देख लिया, 52 अमेंडमेंट से है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इसी से रिलेट करता होगा, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से दल विरोधी विधेयक के संबंध में क्या सत्य नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग टू द एंटी डिफेक्शन बिल। क्लियर। तो कह रहा है कि एक सांसद या विधायक डिस्क्वालीफाई, विधायक मतलब एमएलए, ठीक है, एन एमपी और एमएलए विल बी डिस्क्वालीफाइड इफ ही इज अ वॉलंटरी गिवन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी विच ही बिलोंग। नहीं, ठीक है, क्या सत्य नहीं है, ठीक है, ये तो सत्य है कि एक सांसद या विधायक डिस्क्वालीफाई माना जाएगा यदि उसने दल की सदस्यता स्वेच्छापूर्वक त्याग दिया हो जिससे वह संबंधित था। क्लियर। तो दूसरा है किसी सदन में किसी विशेष मुद्दे पर होने वाले मतदान में अनुपस्थित होना। भाई ये भी सही है, ठीक है, ये सही है, पार्टी कुछ कहती है और आप कुछ कर रहे हो, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि ये भी सही है। कह रहा है कि किसी सदस्य को डिस्क्वालीफाई आप नहीं कर सकते यदि उसकी पार्टी ने दूसरी पार्टी में विलय किया हो, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। मतलब दो पार्टियां या दो से ज्यादा पार्टियां अगर एक में कोलैबोरेट कर जाती हैं, मिल जाती हैं, तो वहां पर एंटी डिफेक्शन बिल लागू नहीं होगा या एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, बिल, मैं सॉरी गलत बोल गया। फिर कह रहा है कि लोकसभा के सभापति को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता यदि वह बाद में किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है? लोकसभा का जो स्पीकर होता है, अध्यक्ष या सभापति होता है, ठीक है, स्पीकर कहना आपके लिए श्रेष्ठ होगा। तो वो कह रहा है कि लोकसभा का जो स्पीकर है वह अगर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो क्या वह डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो स्पीकर होता है उसे अपने पद पर आते ही अपनी मूल पार्टी से ही संबंध विच्छेद कर लेना होता है। क्लियर। लेकिन उस पद पर रहते हुए अगर वह किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो इसका मतलब वो गलत है या नहीं, ठीक है। तो ऐसी स्थितियों में यह इसका आंसर होगा। समझ गए आप? इसका मतलब एंटी डिफेक्शन बिल उस समय लग जाएगा, ठीक है, आप समझ लीजिए, इस तरह से समझिए, आसान शब्दों में समझ लीजिए कि एंटी डिफेक्शन बिल उस समय भी लग जाता है जब आप पार्टी की इच्छा या व्हिप के विरुद्ध जाकर के मतदान करते हैं या अनुपस्थित हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे की बात हम करते हैं। अगर हम अगली बातें देखें तो अगली बातें क्वेश्चन में कह रहा है कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है, ठीक है। तो कह रहा है कि दिनेश गोस्वामी कमेटी इज रिलेटेड टू होम, तो कह रहा है विद द एंड ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। नहीं, फ्रॉम इलेक्टोरल रिफॉर्म एस, वह इलेक्टोरल रिफॉर्म से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि आपको इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। दिनेश गोस्वामी समिति की जो रिपोर्ट है उसे आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। क्यों देखना है ध्यान से? क्योंकि फर्स्ट चीज आप याद रखिएगा, ईवीएम इसी समिति की रिपोर्ट पर लागू हुआ है, ठीक, इसी समिति के सुझाव पर ईवीएम को लागू किया गया। दूसरी चीज आप एक बात और भी याद रखिएगा, यही दिनेश गोस्वामी समिति है
जिसके आधार पर, ठीक है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी समझ रहे हैं, ठीक है ना, जैसे किसी को इलाहाबाद मिल गया, किसी को कहीं मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती। तो कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसियां होती हैं वह साइक्लिक होंगी, मतलब कभी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी एससी की हो जाएगी, कभी ओबीसी की हो जाएगी, कभी जनरल की हो जाएगी, कभी लेडीज की या स्त्रियों की हो जाएगी, वीमेंस की होगी। इस प्रकार से जो साइक्लिक कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, इसका पहला प्रावधान किसने दिया था? दिनेश गोस्वामी समिति ने दिया था। ठीक, एक बात आपके सामने और आती है, और वो आती है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा बंदा है या ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें किसी बूथ पर कब्जा कर लिया लोगों ने, दबंगों ने कब्जा कर लिया। तो कब्जा करने के बाद, ठीक है, वहां पुनर्मतदान होगा। यह सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? दिनेश गोस्वामी समिति ने ही दिया था। ठीक है, और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको याद रखना होगा, यही दिनेश गोस्वामी समिति है जिसने पहली बार सुझाव दिया भारत में कि जो मतदाता हैं उनका अपना पहचान पत्र होना चाहिए, और ये मतदाता पहचान पत्र में फोटो होनी चाहिए, मतलब फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र बनाने का सुझाव किसने दिया है? दिनेश गोस्वामी समिति ने दिया है। ठीक, और एक बात और याद रखिएगा, वो क्या है? यही समिति है जिसने कहा था कि कोई प्रत्याशी अधिक से अधिक 2 स्थानों से चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तीसरे स्थान पर अनुमति नहीं होगी। क्लियर? लेकिन यदि वह दोनों से जीत जाता है, चुनाव जीत लेता है, तो उसे 10 दिन के भीतर अपनी एक सीट का चयन कर लेना होगा, अन्यथा दोनों सीट उसकी चली जाएगी। ठीक, तो ये सारे के सारे जो सुझाव दिए गए हैं वो दिनेश गोस्वामी समिति ने ही दिया है। ठीक है, फिर इन्होंने एक बात और भी कहा था कि जो जमानत होगी वो कब जब्त नहीं होगी। तो उन्होंने कहा, इसी सुझाव था, इसी में सुझाव दिया था, दिनेश गोस्वामी समिति में सुझाव था कि यदि कोई व्यक्ति चौथाई मत पाने में असफल रहता है, ठीक है, जो टोटल कास्ट हुए हैं वोट, जो कास्ट का मतलब जो वोट पड़े हैं उसमें जो लीगल वोट हैं, यदि कोई व्यक्ति चौथाई नहीं पाता है तो उसकी जमानत जब्त कर दी जाए। ठीक है, क्लियर? तो इतनी शानदार जो बातें की गई थी सब किसने किया था? दिनेश गोस्वामी समिति ने किया था। ठीक है, एक पॉइंट आप और दिनेश गोस्वामी समिति के बारे में रखेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक पॉइंट आप और याद रखेंगे कि यही वह समिति है जिसकी अनुशंसा या आप कह सकते हैं जो सजेशन है वो अब तक लागू नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा था कि जो लोकसभा है, ठीक है, मतलब लोअर हाउस है, ठीक है, उसके प्रत्याशियों को, मतलब सांसदों को चुनाव लड़ने का जो खर्च है वह गवर्नमेंट फंड से दिया जाए। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कंप्लीटली नहीं, पार्शियली, आंशिक रूप से वो दिया जाए। क्लियर? तो ये थे दिनेश गोस्वामी समिति जिनके संदर्भ में मैंने आपको हर संभव सूचनाएं दे दिया है। ठीक है, फिर से आप देख लीजिए, ये आप देख लिए मतदाता पहचान पत्र, 2 सीट से ज्यादा आप एक व्यक्ति नहीं लड़ सकता, और ये 10 डेज का नियम लागू कर दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ईवीएम देख ही रहे हैं आप, ये चक्रीय क्रम आप देख रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जमानत की बातें आपने देखा ही देखा। ठीक है, और गवर्नमेंट फंड की बातें भी आपने देख लिया। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है कि दिनेश गोस्वामी कमेटी हैड रिकमेंडेड, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी क्या? फॉर्मेशन ऑफ स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन। ठीक है, राज्य स्तर पर एक चुनाव आयोग हो
लिस्ट सिस्टम फॉर लोकसभा इलेक्शन, ठीक है, लोकसभा के चुनाव के लिए सूची पद्धति हो, ठीक है। फिर कह रहा है यूज ऑफ गवर्नमेंट फंड इन लोकसभा इलेक्शन, यही सही है, ये देखिए, ये क्लियर, जिसकी हमने चर्चा आपके बीच में पहले से ही कर दिया था। अब अगली बात हमारे सामने क्या आई, ऑन द सजेशन ऑफ विच कमेटी इलेक्शन कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन अ प्रोविंस एंड सेंट्रल इलेक्शन कमीशन वॉज मेड 3 मेंबर्स, मतलब कह रहा है किस समिति के सुझाव पर प्रांतों में निर्वाचन आयोग स्थापित किया गया तथा केंद्रीय निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया, ठीक है। तो ये देखिए तारकुंडे समिति है, तारकुंडे समिति, बोहरा कमेटी, दिनेश गोस्वामी समिति, ठीक है, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, तारकुंडे कमेटी आएगी, ये इसका आंसर है। तारकुंडे कमेटी के सुझाव पर ही, ठीक है, प्रांतों के जो मुख्यालय हैं या राजधानियां हैं उसमें क्या हुआ, ठीक है, तो आप कहेंगे कि प्रांतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और इन्होंने सुझाव दिया था कि जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नई दिल्ली है उससे बहुसदस्यीय होना चाहिए, मतलब 3 लोगों का होना चाहिए, एक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और दूसरे उनके असिस्टेंट होंगे 2 लोग, ठीक है। अब एक चीज आप याद रखिएगा कि इसी के सुझाव को माना भी गया था और टी.एन. शेषन सर जो यहाँ के एक आप कह सकते हैं कि चुनाव आयोग की एक बड़ी हस्ती, टी.एन. शेषन सर ने इसके खिलाफ मुकदमा भी किया था, ठीक है, किसके, तारकुंडे कमेटी जब ये इम्प्लीमेंट की गई थी तब, ठीक है। और अब हम आगे देखेंगे आपके बीच में अगला जो टॉपिक लेकर के हम आ रहे हैं वो देखिए एग्जिट पोल की बात कर रहा है। एग्जिट का मतलब क्या होता है, देखिए ये लिखा हुआ एग्जिट, तो आप देखते होंगे किसी घर पर या किसी भवन पर लिखा रहता है एग्जिट, मतलब बाहर निकलने के लिए कह रहा है। तो कह रहा है एग्जिट पोल क्या है, तो देखिए मतदान के बाद जिस दिन वोटिंग होती है लोग वोट करते हैं ना, और वोट करने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर उन्हीं लोगों से, ठीक है, एक सर्वे किया जाता है, ठीक है, और उस सर्वे के आधार पर निर्णय लिया जाता है कि किस प्रत्याशी को विजय मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है एग्जिट पोल चुनाव समाप्त होने के बाद मतदाताओं से किया गया एक सर्वेक्षण है जिससे यह पता चलता है, ठीक है, कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है, ठीक है, हो गया। अब कह रहा है कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल दोनों एक ही बात तो है, ठीक है। कह रहा है एग्जिट पोल एंड ओपिनियन पोल्स आर सेम थिंग्स, ठीक है, नहीं गलत बात है। ओपिनियन पोल मतदान से पहले होता है और एग्जिट पोल मतदान के बाद होता है, ठीक है। जब वोटिंग चल रही होती है तो उस समय जब जो सर्वे होता है वो एग्जिट पोल है, और उससे पहले जब वोटिंग नहीं हुई है उसके पहले क्या होता है वो ओपिनियन पोल है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। फिर एग्जिट पोल एक युक्ति है जिससे मतदान के परिणाम के विषय में अधिकतम सही पूर्वानुमान किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जिट पोल हाल ही में मुख्य निर्वाचन, ये गलत है, ये गलत है, इसका मतलब आपका सही क्या हुआ, पहला सही हो गया। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे अगर हम चलें तो देखेंगे कि हमारा अगला जो क्वेश्चन आया वो है चुनावी बॉन्ड से संबंधित, जो कि इस समय चर्चा में भी है, इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित। तो इलेक्टोरल बॉन्ड तो आपको ठीक से पढ़ के जाना ही होगा। तो कह रहा है कि जो चुनावी बॉन्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द इलेक्टोरल बॉन्ड्स इज नॉट करेक्ट। तो कह रहा है कि चुनावी बॉन्ड केवल वही राजनीतिक दल प्राप्त कर सकता है जिसने पिछली लोकसभा के चुनाव में कम से कम 1% वोट प्राप्त किया है, 1% वोट।
ठीक है, एटलीस्ट 1% ऑफ वोट अगर उसे मिला है, वही ठीक है इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा चंदा प्राप्त कर सकता है। क्लियर? फिर कह रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए एकमात्र अधिकृत बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द ओनली बैंक अथॉराइज्ड टू इशू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। यस, ये भी सही है। फिर कह रहा है चुनावी बॉन्ड का प्रावधान होने से राजनीतिक दलों को मिलने वाले नकदी चंदे में कमी आएगी। बिल्कुल कमी आ जाएगी। ठीक है, क्लियर? ये भी सही है। फिर कह रहा वैधता अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी चुनावी बॉन्ड जमा करके राजनीतिक दल भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो आप याद रखिएगा कि जो वैधता अवधि है वो होती क्या है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये जो वैलिडिटी पीरियड है होता है ये 15 दिन का होता है। क्लियर? अब हम आपको यहां समझा देते हैं। देखो बच्चों, होता ये है कि भारत का कोई भी नागरिक या कोई भी कंपनी, ठीक है, कोई भी संस्था अगर अपनी किसी प्री पार्टी को क्या करना चाहती है, डोनेशन देना चाहती है, कितना? 2000 रुपये से ऊपर। ठीक है, तो वो क्या कर सकती है? 2000 से ऊपर कितना? कुछ भी। ठीक है, देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई से खरीदा जाएगा, उस पार्टी के नाम पे खरीदा जाएगा और 15 दिन के अंदर वह पार्टी या राजनीतिक दल उस पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लेगा। यदि वो नहीं करा पाया, ठीक है, तो वह पैसा किसका हो गया? पीएम केयर में चला जाएगा, वो पीएम केयर फंड का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये गलत है ना? तो आपका निशान किस पर लगेगा? इस पर लगेगा। ये सही नहीं है और सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक, अब हम अगली बात करें तो अगली बात हमारे सामने आ रही है। तो आप कहेंगे भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टू द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। ठीक है, कह रहा है इस पर आपको विचार करना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप देख रहे हैं कि कह रहा है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। यस, करता ही है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 प्रोवाइड्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जी सर, करता है। फिर ये दूसरा है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। बिल्कुल करता है, वही करता है, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं करता। ठीक है, फिर कह रहा है राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। एक्चुअल में ये जो है थोड़ा स्पष्ट नहीं है। राष्ट्रीय स्तर का मतलब है नेशनल पार्टी। ठीक, वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में, ठीक है, यहां पर आप यूं करके लिख सकते हैं, अधिक राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त है। राज्य स्तरीय दल है वो। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। फिर कह रहा है कि वर्ष 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय पार्टियां थी, नेशनल पार्टी थी, और 40 स्टेट लेवल की पार्टी थी। क्लियर? तो ये तो सभी सही है भाई, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब आपका ये सही हो गया। अब इसको थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए। ठीक है, अपडेट का मतलब थोड़ा सा वर्तमान में आ जाइए। ठीक है, ये आजकल राष्ट्रीय पार्टियां कुल कितनी हैं? 8 हैं।
ठीक है। अब जो पुराने डाटा है उसमें 6 लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आइए थोड़ा सा आज में आके सोचें, फिर ये जो 40 स्टेट पार्टियां हैं वो 40 नहीं है, 57 है, ठीक। और जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं वह 27-64 है, ठीक है। क्लियर? तो हमारा मतलब केवल इससे है, इससे हमारा मतलब नहीं है, क्योंकि अभी ये रजिस्टर्ड हुई हैं, अभी इनको राजनीति में आने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये जो 8 नेशनल पार्टियां हैं, ठीक है, इनमें आप चाहें तो काउंट भी कर लें, क्योंकि कभी कभी दे देता है कौन राष्ट्रीय पार्टी है या नहीं है। तो उठा लीजिए, ए से आप उठा लीजिए, बी से बीजेपी उठा लीजिए, ए बी सी से कांग्रेस उठा लीजिए, सी से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उठा लीजिए, ठीक। फिर बी से बीजेपी के स्थान पर बसपा भी कर लीजिए, बीएसपी भी कर लीजिए, ठीक। और एक और है जो नेशनल पीपल्स पार्टी है, ठीक है, ये है। क्लियर? तो इतना आपको याद रखना होगा, वैसे कॉमनली आपको याद रहता ही रहता है, ठीक है। क्लियर? आप इसके बाद जब आपने ये कर लिया तो आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं क्या टॉपिक है, ठीक है। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो देखते हैं। कह रहा है कि भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु, ठीक है, किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए। क्लियर? 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध मत का 10% गलत है। 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध मत का, नेशनल पार्टी बनने की बात कर रहा है, नेशनल, ठीक है, गलत है। 2 राज्यों में वैध मत का 15% गलत है। आधे से ज्यादा राज्यों में वैध मत का 6% गलत है। इसका मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। ये हमने बिहार लोक सेवा आयोग में आई हुई एक क्वेश्चन को कॉपी किया है। क्लियर? अब हम जो अभी क्वेश्चन गया है, मतलब पुनः आप याद रखें, ये जो आपके बीच में क्वेश्चन गया है इसको ऐसे हमने किया है कि आपको पूरी सूचना दे दिया है कि कैसे एक नेशनल और कैसे स्टेट पार्टियां बनती हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। क्लियर? तो अब आइए देखते हैं हम लोग, एनी पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया कैन ऑब्टेन रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी इफ इट इज स्टेट पार्टी एट लीस्ट। मतलब कह रहा है भारत में कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर पर दल है कम से कम। मतलब कह रहा है कि कोई पार्टी, ठीक है, नेशनल पार्टी कब बन सकती है भाई? तो कह रहा है कि 4 राज्यों में वो स्टेट पार्टी हो, ठीक है, 4 राज्यों में वो स्टेट पार्टी हो। तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। मतलब 4 राज्यों में अगर आप स्टेट पार्टी बन चुके हैं तो आप बट नेचुरल नेशनलाइज पार्टी हैं, ठीक। अब आगे देखिए, इसी पर क्वेश्चन होगा। तो अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें है, शायद इसके बाद होगा क्वेश्चन, ये भी कर लीजिए आप। कह रहा है कि भारत में अस्थाई दलीय व्यवस्था नहीं है। स्टेटमेंट, देयर इज ए नो परमानेंट पार्टी सिस्टम इन इंडिया। भारत में कोई परमानेंट पार्टी सिस्टम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। परमानेंट अगर पार्टी सिस्टम होता, ठीक है, तो आप देखिए ना 27-64 है, ठीक है, रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ 57 स्टेट हैं, 8 नेशनलाइज पार्टियां हैं। तो कहाँ पर परमानेंट सिस्टम तो है नहीं, कभी भी कोई बढ़ सकता है, कभी भी कोई घट सकता है। जो आज चरमोत्कर्ष पर है वो नीचे जा सकता है, जो नीचे एकदम सतह पर है वो कहीं चरमोत्कर्ष पर कभी आ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब दलीय व्यवस्था नहीं है। भारत में अनेक राजनीतिक दल हैं,
तो कह रहा है कि देयर आर मेनी पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, तो आप देख ही रहे हैं, है ही है। ठीक है, तो कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन कह रहा है आर ए की सही व्याख्या है नहीं, व्याख्या तो नहीं है। ठीक है, सही है केवल। अरे भाई अस्थाई दलीय व्यवस्था नहीं है, ठीक है नहीं है, लेकिन फिर कह रहा है क्यों नहीं है, ये उत्तर थोड़ा दे रहा है। और जहां क्यों ना आ जाए, मतलब क्यों का आंसर अगर आपको मिल जाए तो इसका मतलब है कि उसकी व्याख्या भी करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित किस स्थिति में हो सकता है। ठीक है, तो आप सीधी सीधी सी बात कर रही है कि भारत में एक राजनीतिक दल का दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित किस स्थिति में होता है, तो आप कहेंगे जब उसके विधान दल के, ठीक है, विधान दल के 2/3 सदस्य विलय से सहमत हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि रजिस्टर्ड पार्टी हो, ठीक है, और रजिस्टर्ड पार्टी होने के बावजूद कभी उसने चुनाव कॉन्टेस्ट ही नहीं किया है और फिर भी वो किसी में विलय चाहती है, तो उसके 2/3 सदस्य, ठीक है, क्या करेंगे, वह उसमें विलीन होने के लिए अनुमति देंगे। ठीक, और अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बच्चों ये है कि किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। क्षेत्रीय दल का मतलब स्टेट पार्टी है। ठीक है, जैसे समाजवादी पार्टी एक स्टेट पार्टी है ना। ठीक है, आरजेडी बिहार में स्टेट पार्टी है। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस स्टेट पार्टी है। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा स्टेट पार्टी है। तो कह रहा है कि क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है कब, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा में 4% वोट प्राप्त किया हो। गलत है, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा में 6% वोट प्राप्त करता है। सही तो है, लेकिन सही होते हुए भी अधूरा सत्य है, अर्ध सत्य है ये। ठीक है, इसमें अगर ये लिख दे कि 2 सीटों को भी वो जीत लिया हो तो आपका ये सही हो जाता, इसका मतलब ये भी गलत है। लेकिन एक चीज कह रहा है कि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि वह सीट जीता हो या न जीता हो। ठीक है, वो स्टेट लेवल की पार्टी बन जाएगा। क्लियर? हो गया। अब एक चीज और भी याद रखिएगा, यदि एक अपने स्टेट में यदि वह एक लोकसभा की सीट भी जीता हो और 6% वोट भी पाया हो तो भी वह स्टेट पार्टी बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट आपके बीच और आएगा। कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर, आधिकारिक तौर का मतलब ऑफिशियली तौर पर, एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होना चाहिए। मतलब सीधी बात करो, लोकसभा का स्पीकर कब किसी पार्टी को विपक्ष का दर्जा दे देगा? ठीक है ना, क्लियर? जैसे वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष वास्तव में कोई नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोकसभा की कुल सीट कितनी है? तो आप कहोगे कि सर है तो 550, लेकिन 5 सीटें तो पीओके के लिए छोड़ दी गई हैं। ठीक, तो वो तो कोई काउंट करेगा नहीं। ठीक है, काउंट होता है। ठीक है, क्योंकि हमने उन्हें छोड़ रखा है। ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि लोकसभा की टोटल संख्या इंटू 1/10, मतलब कुल लोकसभा की या विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/10 प्राप्त करने वाली जो पार्टी होती है उसे विपक्ष का दर्जा दिया जाता है। ठीक है,
क्लियर। और उसका जो नेता होता है ना, वो कैबिनेट स्तर का नेता होता है। और देश में पहला अपोजिशन लीडर कौन था? ठीक है, तो आप कहेंगे राम सुभग सिंह। राम सुभग सिंह, याद रखना ये सब चीजें। ठीक है, क्लियर। और अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म इन केरला? देखो, पहली बात याद रखना कि भारत में पहली कम्युनिस्ट सरकार नंबूद्रिपाद की सरकार होती है और यह 1957 में केरल में बनती है। क्लियर, ये मैटर आपका हो गया। और राम सुभग सिंह एक कम्युनिस्ट लीडर है। ठीक है, 1977 में पहली बार विपक्ष का दर्जा मिला है। और अब अगली बात याद रखिएगा। अगली बात एक असर्शन पर है क्वेश्चन, ये इसको आप ध्यान देंगे। कथन और कांड पर है। कह रहा है कि चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता, ठीक है, मतलब ये देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना होता है। जी, करना ही होता है। आचार संहिता लागू हो जाने के बाद जो कुछ भी उनसे निर्देश होता है उसका पालन करना ही होता है। तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि आदर्श आचार संहिता को संसद बनाती है। ठीक है, तो कह रहा है कि द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। नो सर, ये गलत है। ये कौन बनाता है? ईसीआई बनाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है, सी। ठीक, और अब हम अगली बात करेंगे आपके बीच। तो यहां पर आप देखें, एग्जैक्टली क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा होंगे क्योंकि हम जाएंगे 500 क्वेश्चन को लेकर। 500 क्वेश्चन आपके बीच में शेयर करेंगे। ठीक है, एक एक पोर्शन पर। और ठीक है, जल्दी आपका अगला पोर्शन हिस्ट्री भी कंटिन्यू कर जाएगा। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करते हैं? ठीक है, कह रहा है कि लीगल अथॉरिटीज प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज इन इंडिया ऑफर फ्री लीगल एड टू द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटीजन। सीधी बात देखो, कह रहा है कि भारत के किस नागरिक को मुफ्त, फ्री, ठीक है, कानूनी सहायता दी जाती है। ठीक है, क्लियर। तो आप याद रखेंगे कि सर जो कमजोर होगा उसी को तो करेंगे। तो अब कमजोर की परिभाषा क्या है इसके अंदर? तो आप कहोगे सर 1 लाख से कम वार्षिक आय रखने वाले व्यक्ति को। ठीक है, ये सही हो गया। 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, ये भी सही है। ये गलत है। ठीक है, सीनियर सिटीजन्स को नहीं मिलता है ये सब चीजें। ठीक है, तो इसका मतलब सही क्या हुआ? 1 और 2। अब आगे हम चलेंगे। तो आगे, ठीक है, आप मेहनत करें, हम मेहनत करने को तैयार हैं। क्लियर, आप अच्छा करें। ठीक है, इसमें दोनों का एस है। ठीक है, आपका शांति भी है, आपका सुकून भी है। ठीक है, लेकिन मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए, अब सवाल यहां पर है कि एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का विवरण करता है? मतलब सतर्कता, मतलब विजिलेंस, सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है उसका वर्णन करता है। तो देखो, ये आर्टिकल 268 क्या है? तो आप कहेंगे कि सर ये सेंट्रल का फाइनेंशियल रिलेशन है, सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन इसी में है। इसमें क्या कहा जाता है कि कुछ कर ऐसे होते हैं जिससे लेविड बाई सेंटर होता है, मतलब सेंटर लगाता है, एंड कलेक्टेड, ठीक है, और इससे संग्रह कौन करता है?
आप कहोगे कि सर ये स्टेट करता है, तो 268 तो ये हो गया। 280 क्या है? फाइनेंस कमीशन है। 276 क्या है कि भाई देखो जो ऑक्यूपेशन है, जो ट्रेडर्स है, उस पर कैसे टैक्स लगता है, ये इसकी चर्चा की गई है। तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, फिलहाल आप याद रखना, ठीक है, कि केंद्रीय सतर्कता आयोग किसी आर्टिकल का विषय नहीं है, किसी आर्टिकल में इसका उल्लेख नहीं है। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट द्वारा, ठीक है, एक दी गई व्यवस्था है। ठीक है, और किस समिति के सुझाव पर बनाया है केंद्रीय सतर्कता आयोग? तो आप कहोगे सर संथानम समिति की रिपोर्ट पर 1964 में, ठीक है, ये बनाया गया था। क्लियर? ये सब याद रखना, सब याद रखो। अब अगली बात करते हैं। ठीक है, द सरकारिया कमीशन वॉज एस्टेब्लिश टू रिव्यू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप। ठीक है, सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया है? देखो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सरकारिया, ठीक है, सरकार, ठीक है, कौन सरकार? तो आप कहोगे केंद्र की सरकार। और कौन सी सरकार? राज्य की सरकार। तो सरकारिया कमीशन किसमें? दो सरकारों, मतलब एक केंद्र और दूसरा राज्य, सरकारों के बीच संबंधों का निर्धारण करता है। क्लियर? और निर्धारण करने में वो क्या कहता है, ठीक है, कि जब सेंटर स्टेट कोई डिस्प्यूट हो तो वहां पर एक इंटर स्टेट काउंसिल बना करके उस समस्या का निदान करना चाहिए। और भारत में पहला इंटर स्टेट काउंसिल बीपी सिंह ने 1990 में बनाया था। क्लियर? तो आओ देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसी पर होगा, हाँ इसी पर है। आइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जिसको लाया जाए उसे कंप्लीट कर दिया जाए। तो देखो नीचे दिए गए कथन है, ये ए और आर नाम दिया गया है। कह रहा है कि सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन आर्टिकल 356 शुड बी यूज्ड मिनिमली। ठीक है, देखो जी, एक्चुअल में कोई बात होती कब है? जब बहुत सारी उल्टी सीधी घटनाएं होती हैं तभी होता है। तो 1990 से पहले, ठीक है, एग्जैक्टली कांग्रेस रिजीम में 356 का सबसे ज्यादा बार दुरुपयोग किया गया है। ठीक है, और ये कह करके किसी प्रांत में संवैधानिक सरकारें नहीं चल रही हैं और संविधान का हवाला देकर के सरकार को गिराया गया था। तो सरकारी आयोग कह रहा है कि नहीं सर, आप ऐसा मत करिए। ठीक है, जो चुनी हुई सरकारें हैं आप उसको गिरा करके उनके मतदाताओं को, ठीक है, या जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी बिल है, जो जनरल बिल है, उसका मजाक मत उड़ाइए। क्लियर? फिर कह रहा है कि जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई है, मतलब ये सही है ना। दूसरी चीज, उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है। अभी तो मैंने कहा कि केंद्र में सबसे ज्यादा किसकी सरकार रही है? कांग्रेस की सरकार रही है। तो कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार ने अब तक दुरुपयोग ही तो किया है। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये भी सही है, लेकिन सर व्याख्या नहीं है। क्लियर? तो ए और आर सही है, परंतु सही अरे ये वाला होगा, सॉरी ये वाला कर लीजिएगा। ठीक, आगे चलिए। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू विंड ऑन। हम लोग जल्दी इस मैटर को खत्म करने जा रहे हैं। तो आप देखिए जरा, विच कमीशन हैज सपोर्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट इंटर स्टेट। अभी तो मैंने आपको बताया। ठीक है, किस आयोग ने अस्थाई अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट काउंसिल या इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल, ठीक है, की स्थापना का समर्थन किया है? ठीक है, तो इसका आंसर है सरकारी आयोग। उनसे आयोग भी केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ा हुआ है। राधा कृष्ण आयोग शिक्षा से जुड़ा हुआ है। मोइली आयोग यह प्रशासनिक सुधार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपने कर लिया। अब हम
अगली अगर बात देखें तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन संविधान समीक्षा है तो राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष थे, मतलब नेशनल कमीशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू। तो सुनो, कह रहा है हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू। सुनो, एक कहानी सुनाते हैं आपको। देखो, ये वर्ष 2000 है, ठीक है, अब से 24 साल पहले देश के प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी, और उस समय उन्होंने, ठीक है, एक आयोग का गठन किया था और जिसकी अध्यक्षता किया था जस्टिस वेंकट चलैया ने, ठीक है। और उसमें उनको निर्देशित किया गया था कि आप भारतीय जो संविधान है उसकी रिलेवेंसी क्या है, इसकी आप जांच करें, ठीक है ना। तो आयोग ने क्या कहा था कि हमारा संविधान आज के लिए भी उपयुक्त है, कल के लिए भी उपयुक्त है, ठीक है, क्लियर। तो ये भी आपने कर लिया। अब अगली बात हम आपके बीच करने जा रहे हैं और वो है भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी, ठीक है। हु रिकमेंडेड द एबॉलिशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड इंडियन पुलिस सर्विसेज। तो देखो, आपको एक चीज बताते हैं। देखो, 1966 में इंडिया में पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आता है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग आता है, ठीक है। फर्स्ट ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, प्रथम, ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग, ये आता है। इसकी अध्यक्षता मुरारजी भाई करते हैं, मुरारजी देसाई जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने थे, ठीक है, ये करते हैं, मुरारजी देसाई करते हैं, ठीक। अब देखो, बात यहाँ आई कि ये भी जान लेना कि मुरारजी देसाई चुनाव लड़ने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और चले गए थे, और तब उनके स्थान पर हनुमंत राव, ठीक है, ये इसके अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो 66 में बनी थी ये, 68 में इसने रिपोर्ट दे दिया था, 1968 में अपनी रिपोर्ट दे दिया था, ठीक है। और इस रिपोर्ट में सेंटर स्टेट रिलेशन पर इन्होंने तमाम चर्चाएं की थी, ठीक है, कि सेंटर स्टेट रिलेशन में सेंटर को उदार बनना चाहिए, ठीक है, रहना चाहिए। तो उसी समय एक मौका था, ठीक है, और ये मौका था कि सेंटर स्टेट रिलेशन पर चर्चा किया जाए। तो तमिलनाडु सरकार ने, ठीक है, एक आयोग का गठन किया था, राजमन्नार आयोग, ठीक। और राजमन्नार आयोग ने कहा था कि इंडिया में जो स्टेट है ना, वह सेंटर के सामने बहुत ज्यादा बौने हैं, पंगु कर दिए गए हैं, और इकोनॉमिकली तो एकदम सेंटर पर आधारित हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये जो आईएएस और आईपीएस अफसर है ना, ये केंद्र के एजेंट हैं, और केंद्र के यही एजेंट जो है, ठीक है, राज्यों की स्वायत्ता पर क्या करते हैं, अंकुश लगाते हैं। इसलिए क्यों ना हम इन्हें समाप्त कर दिया जाए। लेकिन सरकार ने इसे नहीं माना। क्यों? क्योंकि नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, सॉवरेंटी, ठीक है, यह पहली प्राथमिकता है। और ये आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे कि निश्चय ही देश को एक कोने से दूसरे कोने तक ठीक उसी प्रकार से जोड़ते हैं जैसे रेलवे, ठीक है। तो आपने ये भी कर लिया। और अब आपके बीच एक और क्वेश्चन है, जल्दी में हम आपको करा देते हैं क्योंकि आप झेल रहे होंगे, ठीक है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा भाई। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस निकाय का उल्लेख संविधान में नहीं है, विच इंस्टीट्यूशन इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब संविधान में किसका उल्लेख नहीं है, एनडीसी का भी उल्लेख नहीं है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का भी नहीं है, और ये प्लानिंग कमीशन है, इसका भी उल्लेख नहीं है, और ये रीजनल काउंसिल का भी उल्लेख नहीं है, ठीक है। अब एक बात याद रखना कि ये जो योजना आयोग है, इसकी स्थापना केसी नियोगी समिति के सुझाव पर किया गया था, ठीक है।
केसी नियोगी समिति के सुझाव पर 15 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक है, क्यों इसकी स्थापना की गई थी? तो आप कहेंगे भारत का योजनागत विकास करने के लिए, और इसका मॉडल क्या था? रूस था। ठीक है, और ये अपनी योजनाएं बनाती थी, लेकिन ये योजनाएं 20 साल के लिए बनाती थी योजना आयोग। फिर ये 20 साल का बनने के बाद ये एनडीसी में चली जाती थी, राष्ट्रीय विकास परिषद में चला जाता था, और राष्ट्रीय विकास परिषद इसकी प्राथमिकताएं निर्धारित करके इसे देश में लागू कर देता था। बाद में 2015 का वर्ष आता है और मोदी की सरकार बनती है, मोदी जी की सरकार बनती है, और मोदी जी ने क्या किया कि योजना आयोग को खत्म करके और उसके स्थान पर नीति आयोग बना दिया। बस अंतर इतना है, ठीक है, कि योजना आयोग टॉप मतलब जो कानून बनाता है टॉप पर बनाता है, और टॉप से बनने के बाद वो बॉटम की तरफ आता है, जबकि नीति आयोग में बॉटम से वो टॉप की ओर जाता है। ठीक है, फिलहाल आप कह सकते हैं कि नीति आयोग सरकार का एक थिंक टैंक है। ठीक है ना, क्लियर? और अब इसका मतलब इसमें तीनों ही नहीं है। ठीक है, तो हाँ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब यूजिंग द फॉलोइंग ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज 1 2 3, मतलब इनमें से तीनों में से कोई नहीं है संवैधानिक। ठीक है, आगे चलिए, संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं है। अब अगली बात हम देखते हैं। ये देखिए, काका साहब कालेलकर कमीशन वाज रिलेटेड टू काका साहब कालेलकर। ये कौन है? तो आप कहोगे कि सर देखो, भारतीय संविधान में आर्टिकल 340 है, और आर्टिकल 340 भारत के राष्ट्रपति को पावर देता है कि वह पिछड़ों के उत्थान के लिए एक आयोग गठित करे। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1953 में, ठीक है, काका साहब कालेलकर को, ठीक है, नियुक्त किया था कि वह देश में जो पिछड़े हैं, एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड है, ठीक है, उनकी पहचान करें और उनके विकास के रास्ते को सुझाए। ठीक है, तो ये आयोग 1955 में अपनी रिपोर्ट दे देता है और आरक्षण की बात कर देता है, लेकिन ये रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई। अब क्यों नहीं लागू होगी? ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज का मतलब है। लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार आती है, मोरारजी देसाई इसके प्रधानमंत्री बनते हैं, तब प्रश्न आता है कि भाई ये रिपोर्ट को लागू किया जाए। तब ये प्रश्न आता है कि लेकिन वो 55 में जो रिपोर्ट आई और आज 77 तो बहुत पुराना हो गया, इसलिए नया एक कमीशन बनाया जाए। तब हुआ क्या, 1979 में बीपी मंडल कमीशन आता है और इसने 1980 में अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया था। ठीक है, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका था, और बाद में आप जानते हैं कि 1993 में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मुकदमे की समाप्ति के बाद ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई और पिछड़ों को 27% का आरक्षण अलॉट कर दिया गया। ठीक, अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन वॉज फर्स्ट इनिशिएटेड इन, ठीक है, जो ओम्बड्समैन है ये सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो ओम्बड्समैन क्या है? ठीक है, आप कहेंगे यही ओम्बड्समैन भारत में लोकपाल है। ठीक है, और यह कहाँ शुरू हुआ है? आप कहेंगे सर स्वीडन में हुआ है, 1809 में हुआ है। ठीक है, देखिए लोग कितना आगे हैं कि आज भी, ठीक है, हमारे यहाँ लोकपाल लागू, वैसे तो कहने के लिए 2019 में, ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष के नेतृत्व में ये बनाया गया था, लेकिन वह एक नाम मात्र का है। आप कह सकते हैं कि सरकारी बेईमानी है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ओम्बड्समैन का जो कॉन्सेप्ट आया था वो स्वीडन में आया था, 1809 में आया था। क्लियर? और अब अगला है 28 या 29 जो भी चल रहा है। फिर कह रहा है कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। मतलब भारत में सबसे पहले किसने सुझाव दिया था कि ओम्बड्समैन या लोकपाल या लोकायुक्त, लोकपाल मतलब केंद्र के लिए और लोकायुक्त मतलब स्टेट के लिए होगा।
ठीक है, कि स्थापना का सुझाव किसने दिया था, तो आप कहेंगे कि सर प्रथम प्रशासनिक आयोग ने 1966 में जो बना था, जिसका अध्यक्षता किया था, ठीक है, मुरारजी देसाई ने, बाद में हनुमंतराव ने किया था, उसी ने सुझाव दे दिया था। लेकिन आप याद रखिएगा 68 में, ये भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, 68 में, ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त बिल ये संसद में, भारत की संसद में पहली बार रखा गया था, लेकिन ठीक है उलझा रहा। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने 1971 में लोकपाल एवं लोकायुक्त, ठीक है, एक्ट ला करके महाराष्ट्र में इसे लागू कर दिया, और इस प्रकार महाराष्ट्र इस देश का पहला राज्य है जिसमें लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना की गई। अब हम अगली बातें देखते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये तो हो गया मुरारजी देसाई, ये तो ठीक है, ठीक है। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल एवं लोकायुक्त बनाने की सिफारिश किया था, उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो यहां पर मुरारजी देसाई ही लिखा है, तो मुरारजी देसाई लगेगा, और हनुमंतराव हो जाता तब बात अलग हो जाती। अब बच्चों हमें देखना है अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में, ये तो बता दिया, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी, तो अभी भी बता दिया, ठीक है। इन विच स्टेट वाज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफिस एस्टैब्लिश्ड, महाराष्ट्र, बता दिया था, नरेशन कर दिया था। और अब हमारा अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में, ये भी बता दिया था, ठीक है। आप कहेंगे कि सर वह वर्ष था 1968। और बच्चों ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आज फर्स्ट सीरीज का मतलब सीरीज का फर्स्ट टेक्स्ट था, या आप कह सकते हैं मैटर था। आप मेरी भावनाओं को समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। और इसमें हमने आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। टुमारो हम पुनः मिलेंगे। आज ज़रूर मैं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाने के कारण मैं आपका, ठीक है, मैटर नहीं दे पाया, और द हिंदू एडिटोरियल एंड न्यूज़ एनालिसिस का मैटर भी आपके बीच में नहीं जा सका है। उसे हम नाइट में ही प्रिपरेशन करके और आपको सुबह तक ये दोनों ही दे देंगे। तो नेचुरली, ठीक है, आपको कल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आप याद रखना कि सदैव जीत उसी को मिली है जिसने जीतने की कोशिश किया है, ठीक है, क्लियर, इसका मतलब श्रम किया है, ठीक है। थैंक यू, गुड डे।